जटिल रहती है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप विद्यार्थी जो है, आप जिस स्तर के विद्यार्थी हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। यदि आपने ये बात समझ ली है क्लास में तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पर यदि आपको कक्षा की आवश्यकता हो तो हम ये बताएंगे कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो इसकी अवधारणा यदि आपको स्पष्ट हो जाएगी तो आप सवाल बहुत आसानी के साथ में बना सकेंगे। आधारभूत प्रमेय से समाकलन, जो सामान्य आप लोग समाकलन करते हैं वो है। निश्चित समाकलन के गुणधर्म से किस तरह से हम समाकलन करते हैं, इसके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। 4 नंबर के प्रश्न होते हैं, आसान प्रश्न होते हैं। समाकलनों के अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत हम पहले बात कर रहे थे कि एक ही प्रकार के वक्र से संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन पाठ्यक्रम जिस तरह से हमको दिखा रहा है तो पहली बात तो यह है कि इसमें एक वक्र के अंतर्गत जिसमें एक रेखा या एक वृत्त या एक परवलय या एक दीर्घवृत्त का जो प्रमाणिक रूप होता है, जैसे आपको x² + a y² = c² दे दिया गया और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाता है, ये उसके 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाता है। तो प्रमाणिक रूप से संबंधित ही प्रश्न होंगे, इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दूसरा भाग इसमें दिख रहा है वो क्या कि 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। अब ये 2 वक्र कौन कौन से होंगे, ये बड़ी बात होगी हमारे लिए। 2 वक्र कौन कौन से हो सकते हैं? यदि मैं आपको कहूं कि ये 2 वक्र होंगे, जैसे मैं एक वक्र की एक अक्षर ये लेके हम चलते हैं यहाँ पर ये, और एक वक्र है यहाँ पर हमने ये बना दिया, ये परवलय है, और दूसरा और हमने परवलय ले लिया, ये दो परवलय हो गए। अब ये 2 वक्र हो गए, ये भी एक वक्र हो गया, ये भी एक वक्र हो गया, दोनों से घिरे भाग, तो ये वाला हिस्सा जो है घिरा भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या हमें ज्ञात करना आता है? एक तो बात ये होगी कि 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक बात ये, इसका अर्थ ये निकलता है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि हम यहाँ पर ऐसे नहीं कि एक वृत्त है और यहाँ पर एक रेखा इसको ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो अब ये रेखा के लिए रेखा से नीचे वाले भाग और ये वृत्त, इस भाग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि 2 वक्र है, यहाँ पर एक रेखा है, एक वृत्त है, और यहाँ पे दोनों एक ही तरह के वक्र थे, तो इसमें आप किस तरह से काम करते, तो ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित होंगे। तो इस पर भी हमको फोकस करने की आवश्यकता होगी। अवकल समीकरण में 1 नंबर का प्रश्न है कोटि और घात पहचानना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसकी कोटि और घात देखकर नहीं बताई जाती, उसको जब सरलीकृत करते हैं तब हम उसकी कोटि और घात के बारे में बात कर पाते हैं। तो हमें ऐसे प्रश्नों पर अभ्यास करना है जिसकी कोटि और घात देखने से पता न चले बल्कि उसको सरल करने से हम बता पाए, तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करने की जरूरत होगी। अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या विधियां हम इस्तेमाल करते हैं, ये देखना है। यदि आपको कोई फलन दिया है जिसको व्यापक हल के रूप में प्रश्न जो है परिभाषित कर रहा हो, तो उसके माध्यम से आप किसी अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे, उस व्यापक हल का अवकल समीकरण किस प्रकार से आप निर्मित करेंगे, ये प्रकार का प्रश्न हो गया। प्रथम कोटि और प्रथम घात के समघाती अवकल समीकरण का हल, तो इसके लिए विधि दी गई है चरों के पृथक्करण से, तो प्राय इसी विधि से हम इसको हल करते हैं। और रैखिक अवकल समीकरण का हल, तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न के बारे में आपको पढ़ना है। रैखिक अवकल समीकरण का जब हल करेंगे तो एक तो आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई देगा, ये dy/dx + y, यहाँ पर हम py लिखेंगे, py = q। एक तो ये ऐसा रूप दिखाई देगा, उसका आपको हल करना आना चाहिए। दूसरा dx/dy, ये इस रूप में दिखाई देगा, और प्लस p, यहाँ पर अब x हो जाएगा, ये px, ये ये q ही रहेगा। तो ये 2 रूप है आपके पास में, ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है। इन दोनों अवकल समीकरणों का हल हम किस प्रकार से करते हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम के भीतर है, तो ये हमको करना है।
वैसे इससे और किसी में x यदि सामने में दिया है, x² दिया है, तो क्या ऐसे प्रश्न भी हमको करने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल, यदि सरलीकृत करके ये रूप हम प्राप्त कर पाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को भी हमको हल करना चाहिए, क्योंकि ये उससे भिन्न प्रकार के प्रश्न नहीं होंगे। ये अवकल समीकरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम हुआ। सदिश बीजगणित के अंतर्गत बहुत छोटा है पाठ्यक्रम इसके भीतर का, तो आप देखेंगे तो सदिश और अदिश की परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, ये असाइनमेंट के तौर पे है। या आपको कुछ सदिश राशियां कुछ अदिश राशियां देकर आपसे पूछा जाए कि ये पहचानिए कि इसमें कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, जैसे आप फिजिक्स में करते हैं वैसे। तो ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा आप मत करिए। यदि आपको 1 नंबर का प्रश्न इसमें ब्लूप्रिंट आपको पूछ रहा हो तब आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन आप यदि सदिश और अदिश के संबंध में, सदिश की दिशा और परिमाण के संबंध में, तो जैसे ये मैं पहले पे बात कर रहा हूँ अभी कि सदिश और अदिश से संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं। इसमें 1 नंबर का प्रश्न होगा तो हम ये कह सकते हैं कि 2 ऐसे सदिश लिखिए जिनके परिमाण समान है। दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूँ, सदिश की दिशा तथा परिमाण और सदिश तथा अदिश। या 2 ऐसे सदिशों को लिखिए जिनके परिमाण तो अलग अलग है लेकिन दोनों की दिशा जो है वो एक समान है, मतलब वो समांतर सदिश। तो ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर की अनंत संभावनाएं होती हैं। हर विद्यार्थी अपने तरह से जब लिखेगा तो उसका कोई मॉडल आंसर नहीं होगा। तो अनंत संभावनाओं वाले प्रश्नों को हमें बहुत सोच समझकर स्पष्टता के साथ में करना चाहिए। सदिशों के दिग अनुपात एवं दिग खोज्य पर आधारित प्रश्न होंगे। सदिशों के प्रकार के अंतर्गत परीक्षा में प्रकार तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे समान सदिश के आधार पर हम प्रश्न कैसे करें, मात्रक सदिश के आधार पर, शून्य सदिश के आधार पर, संरेख जिसे हम समांतर सदिश कहते हैं तो उसके आधार पे हम कैसे प्रश्न हल करें। किसी बिंदु के सापेक्ष जब हम किसी बिंदु का निर्देशांक देखते हैं तो उस बिंदु का स्थिति सदिश भी हम देखना चाहते हैं, तो वो कैसे ज्ञात किया जाता है। ऋणात्मक सदिश या सदिशों के घटक, सदिशों के घटक के अंतर्गत जब आई कैप, जे कैप और के कैप की बात कर रहे होते हैं तो वो इस सदिशों के घटक के अंतर्गत आते हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश या वाई अक्ष के अनुदिश या जेड अक्ष के अनुदिश उनके घटक किस प्रकार के होंगे। सदिशों के योग से संबंधित प्रश्न होंगे, तो ऐसा भी अपेक्षा ना करें हम कि केवल 2 सदिश दे दें और जोड़िए ऐसा दे दें हमको प्रश्न, बल्कि इससे विशेष प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा हम करते हैं। एक अदिश से किसी सदिश का गुणा किया जाए तो उसके परिणाम में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, क्या उसकी दिशा परिवर्तित होगी अथवा उसका परिमाण ही बस परिवर्तित होगा। किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में कोई बिंदु बाह्यतः विभाजित कर रहा हो या फिर अंतः विभाजित कर रहा हो तो उस बिंदु का स्थिति सदिश हम कैसे ज्ञात करें, इस पर आधारित प्रश्न करने की आवश्यकता होगी। यदि हमारी किताब में ये प्रश्न नहीं होंगे तो ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए हमको ये ऐसे संबंध कि इस तरह के जो प्रश्न होंगे वो अन्य किताबों से भी ढूंढने की जरूरत होगी। तो हम संदर्भ किताबों का, संदर्भ पुस्तकों का भी उपयोग करेंगे ऐसे अवधारणाओं को समझने के लिए। 2 सदिशों का अदिश और सदिश गुणनफल और उनके गुणधर्म को केवल पढ़ना नहीं है बल्कि उन पर आधारित प्रश्नों को करना है और विशेष प्रकार के प्रश्नों को करना है। त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत फिर रेखा के दिक् खोज्य और दिक् अनुपात की बात, रेखा का समीकरण दोनों रूपों में, कार्तीय और सदिश रूपों में, समतलीय और विषमतलीय रेखाओं के बारे में पढ़ना है और इन्हीं रेखाओं के संदर्भ में उनके मध्य की दूरी ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी, और उनके मध्य के कोण ज्ञात करने हैं। तो उस पर आधारित प्रश्न है। समतल भी है, समतल का कार्तीय और सदिश समीकरण हमको देखने की जरूरत होगी। यहाँ रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत क्या नहीं करना है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये प्रतिबंध, उद्देश्य फलन, इष्टतमीकरण, ये चीजें दिख रही है, कुछ नहीं है। आप जब एक सवाल इसके भीतर करेंगे तो ये तीनों चीजें जो है स्पष्ट आपको दिखाई देंगी कि कोई 3 चीजें दी गई, 3 फलन आपको दिए गए हैं तो उसमें प्रतिबंध होंगे, उसके आधार पे जो ज्ञात आपको करना है वो उद्देश्य फलन होगा, जो आप प्राप्त कर लिए रहे होंगे वो आपका इष्टतमीकरण, मतलब प्राप्त करने की जो प्रक्रिया आपकी होगी वो
इष्टतम को प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो वो इष्टतमीकरण हो जाएगी। रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार, इसके अलग अलग प्रकार, जैसे इबारती प्रश्नों को हल करना, तो वो है कि नहीं है, केवल और केवल हमको फलन दिए गए हों और उसको हमको हल करना हो, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में अभी इससे संबंधित प्रश्न नहीं है। किससे? आहार या देखेंगे आप उत्पादन, परिवहन, ये प्रश्न परीक्षा के प्रश्न नहीं होंगे। तो आपके उदाहरण में भी और प्रश्नावली में भी आहार से संबंधित कि केक निर्मित कर रहा है कोई व्यक्ति, तो केक में आटा कितना इस्तेमाल कर रहा है, उसके कौन कौन से घटक उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो नहीं होंगे। उत्पादन से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा के नहीं होंगे, परिवहन से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा के नहीं होंगे। इन प्रश्नों को छोड़कर हमको केवल और केवल फलन जो दिए गए होंगे, जिनके फलन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे प्रश्नों को हमको करना है। तो ये सारी अवधारणा जो है एक प्रश्न के अंतर्गत समाहित है। एक प्रश्न जब हम करेंगे तो ये सभी अवधारणाएं उसके भीतर आ जाती हैं। क्योंकि रैखिक प्रोग्रामन के पूरे प्रश्न हम ग्राफीय विधि से ही हल करते हैं, इसलिए इसको एक अलग अवधारणा के रूप में, एक अलग विधि के रूप में हम नहीं देखने वाले हैं। सुसंगत क्षेत्र, असंगत क्षेत्र की पहचान करना और हल करना, वो सब उसी एक सवाल के भीतर वो सारी बातें जो है समाहित होती हैं। प्रायिकता, पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रायिकता के भीतर चर्चा के दौरान हमने बात कही थी कि इसमें कुछ चीज़ें हट गई हैं, क्योंकि जब पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा था उस समय ये सजेशन दिया गया था, तो वो बैच प्रमेय और कुछ चीज़ें इसके हटाने के लिए सजेस्ट किया गया था, लेकिन वो सभी चीज़ें हैं जिनको हटाने के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी। जैसे प्रायिकता का गुणन नियम, सब प्रतिबंध प्रायिकता, स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित प्रश्न। आप देखेंगे कि गुणन नियम से और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से ही हमारे प्रश्न होते हैं परीक्षा के, और प्रायिकता से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बैच प्रमेय है जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, जिस विद्यार्थी को स्पष्ट हो जाएगा वो विद्यार्थी बैच प्रमेय भी आसानी के साथ में समझ सकेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों पे हमको फोकस करना है। मेरे ख्याल से आप अपने विद्यालय में भी नहीं पढ़ पाए होंगे, तो हम इस पर बात करेंगे। प्रायिकता पर हमारी क्लास होगी, वो स्पष्ट क्लास रहेगी और विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। यहाँ पे चर और उसके प्रायिकता बंटन और चर का माध्य तथा प्रसरण, इससे संबंधित प्रश्न हमारी किताब में है। एक ही चीज इसमें हटाई गई है, वो बर्नौली का बंटन था, वो बस हटाई गई है। तो बाकी सारी चीजें इसमें प्रायिकता के भीतर है, जबकि हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि इसमें और भी कुछ चीजें जो है हट जाए। तो हमारे लिए चुनौती है कि पाठ्यक्रम अभी भी यथावत है, इसमें बस एक ही चीज हटाई गई है जिसमें से प्रश्न भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते थे। तो हम इस पर यहाँ तक अभी बात कर रहे थे, इस पर कि हमारे 12वीं के गणित के पाठ्यक्रम में क्या क्या है वर्तमान में। इसके प्रश्न पत्र की योजना पर एक नज़र डालें, ब्लूप्रिंट पर। हम इसमें कौन सी इकाई, 6 इकाइयों में पूरा पाठ्यक्रम बटा हुआ है आपका। आपको ये बता दूं मैं कि हमारी कक्षा की जो शुरुआत होती है वो ब्लूप्रिंट से होती है, और ब्लूप्रिंट का तात्पर्य है रणनीति तय करना, अपने प्रश्न पत्र के लिए अपनी योजना तैयार करना कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न हैं और कितने नंबर के प्रश्नों की तैयारी के लिए कौन कौन से प्रश्न की आवश्यकता मुझे होगी और कौन कौन से प्रश्न जो है उस पे खरे उतरते हैं। संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन, ये दोनों मिलाकर एक इकाई है। इस पे 10 अंक आवंटित हैं। कालखंड आपके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, और उससे कम और ज़्यादा हो सकते हैं। आपको अभी ये याद रखना है कि 10 अंक से इकाई 1 में 10 अंक के प्रश्न हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। बीजगणित के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, आव्यूह और सारणी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टार लगा हुआ है, तो स्टार लगा हुआ है तो स्टार से अभी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये मैंने जो बोर्ड का पाठ्यक्रम है उससे लिया हुआ है। ये आंशिक रूप से जिसको विलोपित किया गया है उस पर बात कही गई है, और मैंने विलोपित करके ही आपको पाठ्यक्रम की जानकारी दी है। इसलिए ये स्टार पर आप अपने दिमाग का घोड़ा तेज नहीं करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये तो आव्यूह और सारणी पे 13 नंबर के प्रश्न होंगे। कैलकुलस के अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सांतत्य, अवकलनीयता, बहुत महत्वपूर्ण चीजें समाहित हैं, और हम सब के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है देखिए। आप देखते जा रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 चैप्टर और 5 चैप्टर हो गए, तो 5 चैप्टर इसमें समाहित है, और अंकों
के मामले में देखेंगे तो बहुत भारी है अन्य पर। ये 44 अंक हैं, इस पे कालखंड वाले 48 निर्धारित किए गए हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये 44 अंक है तो इसका 1.5 गुना जो है इसके लिए कालखंड निर्धारित होते हैं। अंकों के 1.5 गुने 2 गुने तक हम कहीं कहीं पर उसके कालखंड का निर्धारण करते हैं। तो ये 48 कालखंड में होने वाला चैप्टर नहीं है जितने चैप्टर्स हैं। तो आपने किया होगा, इसमें आपको उससे कालखंड से बिल्कुल भी मतलब नहीं, अंक को आपको ध्यान रखना है 44। अब ये पता चल जाए कि कौन से चैप्टर का कितने अंक का प्रश्न है। ये तो इकाई का प्रश्न अंक हुआ, तो और ये हमको स्पष्ट कर देगा हमारी तैयारी को। पहले ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, हमें केवल पता होता था कि इतने अंक के प्रश्न होंगे, परीक्षा में इतनी इकाई है, तो तैयारी हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। आपके लिए तो बहुत अच्छी बात ये हो गई कि आपको तो ये पता हो जाता है कि कौन से चैप्टर में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी पता चल जा रहा है आपको। तो ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति को एक इकाई के रूप में हमने लिया हुआ है। तो सदिश, बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति ये 2 ही चैप्टर हैं, पर अंक कितने हैं ये देखिए। ये भी अंक जो है बहुत अंक रख रहे हैं, 17 अंक है, 2 ही टॉपिक, इसमें 2 ही चैप्टर हैं और सरल प्रश्न है इसके भीतर, आप देखेंगे। तो इसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो हम एक एक यूनिट को ऐसे पकड़ें कि हम अंक जोड़ते चले जाएं, और कभी भी प्रश्न हल करें तो हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये 4 नंबर का है तो 3 नंबर हमको मिलेगा। 4 नंबर का प्रश्न यदि हम कर रहे हैं तो हमें 4 अंक ही मिलेंगे, कोई आधे अंक कटने की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। और ये इस मेधा कोचिंग का हमारा उद्देश्य है कि हम एक एक चीज पर आपको फोकस करें। अवधारणा तो हम आपकी स्पष्ट करेंगे, लेकिन ये जो रणनीति है वो बहुत आवश्यक चीज होती है कि आपके पास में चीजें तो हैं, लेकिन उसको कैसे आप प्रश्न पत्र में लिखेंगे, प्रश्न पत्र हल करेंगे, उत्तर पुस्तिका में कैसे करेंगे, ये रणनीति आपके नहीं होगी तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए बेहतर क्या होगा कि हम रणनीति के साथ में इसमें काम करें। तो 17 नंबर के लिए हम क्या काम कर सकते हैं ये हमको देखने दीजिएगा। रैखिक प्रोग्रामन अपने आप में एक इकाई है, आवंटित अंक 6 है, एक ही प्रश्न है इसमें। अब ये देखने की जरूरत होगी कि इसमें अथवा है कि नहीं है। तो वो ब्लूप्रिंट जो हमारा होगा उसमें, ये ब्लूप्रिंट का ही एक हिस्सा है। इसके आगे की चीज हम देखेंगे कि प्रायिकता, ये 10 नंबर का, ये भी एक इकाई है आपकी, और इसमें प्रश्न जो है कितने होंगे ये आपको अभी दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें और देखेंगे। आज की क्लास में हम ब्लूप्रिंट ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी आपको टाइम टेबल पता भी चलेगा। और केवल प्रैक्टिकल के लिए मत जुड़िएगा मेरे साथ, ठीक है। मेरिट क्लास है, ईमानदारी के साथ में आप, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ इसमें धैर्य बहुत आपके लिए आवश्यक है। मैं हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको जो बात समझ में नहीं आएगी मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर अब हम ये देखें कि संबंध और फलन यदि हम पढ़ रहे हैं और उसमें अंकों का अधिभार हम देखेंगे तो 2 चैप्टर मिलाकर, तो संबंध और फलन एक चैप्टर यदि है और प्रतिलोम और त्रिकोणमिति फलन इसका दूसरा चैप्टर है, तो दोनों चैप्टर मिला के यदि एक इकाई है और 10 नंबर है, तो आप यहाँ देखिए कि इसमें केवल और केवल एक प्रश्न है संबंध और फलन से, और वो भी 4 नंबर का, और वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो हमको ये छांटने की जरूरत होगी कि हम किस प्रकार के प्रश्न को संबंध एवं फलन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तौर पे देख रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे व्युत्क्रमणीय फलन वाला जो प्रश्न आपका दिख रहा था वो फलन भी दिख रहा है, तुल्यता संबंध यदि आपको सिद्ध करना हो तो वो प्रश्न भी 4 नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी हमको करने की जरूरत होगी, क्योंकि उससे मान लीजिए स्वतुल्य संबंध है या तुल्य सममित संबंध है, ऐसे प्रश्न नहीं होंगे आपकी परीक्षा में। क्यों? क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 नंबर की अवधारणा को तो ये प्रश्न पूरा नहीं करेगा ना। तो इसलिए प्रश्नों को भी यहाँ से हमको छांटने की सुविधा मिल जाती है और हम समझ पाते हैं कि कौन सा प्रश्न हमको पढ़ना है। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में अब ये 4 नंबर आपने निकाल दिया तो 10 में से तो 6 नंबर बच गए, तो 6 नंबर के प्रश्न प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 1 नंबर का तो एक भी प्रश्न नहीं है। इसका मतलब हमको 2 नंबर के लायक प्रश्न पढ़ने हैं, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो गुणधर्म है उससे संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं, तो वो इसका 2 नंबर का एक प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का एक है, तो 4 और 2 6, 2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किस तरह के प्रश्न होंगे
ये आप छांटने की कोशिश करिए कि उसकी शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट उसमें कितना जाना चाहिए। उस आधार पे उन प्रश्नों को आप चिन्हांकित कर सकेंगे, तो आपको ये आपकी तैयारी हो जाएगी इसमें भी। आव्यूह में आप देखेंगे कि आव्यूह और सारणी से तो 13 नंबर के प्रश्न होंगे इसमें, पर आव्यूह से कितने होंगे, तो इसमें अब आपका 1 नंबर का प्रश्न है। तो 1 नंबर का प्रश्न कौन सा प्रश्न होगा, उस पर हम लोग एक विशेष बात करेंगे। 1 नंबर के जितने प्रश्नावली में प्रश्न है उसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करके बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न 1 नंबर के, तो एक तरह से आपका प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा। उसमें 1 नंबर के प्रश्न पर बात करेंगे, ऐसे ही फिर 2 नंबर के कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सारणी में देख लीजिए, जब आव्यूह को हम देख रहे हैं तो आव्यूह में 1 नंबर का प्रश्न दिख रहा है और 6 नंबर का प्रश्न दिख रहा है। तो 6 नंबर का प्रश्न दिख रहा है तो उसका स्तर क्या होगा, तो व्युत्क्रम ज्ञात करना, ये इसका स्तर हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न हमको करने होंगे। तो ये सारणी में भी आप देखें तो कुल मिला के मेरा इतना ही आपसे कहना है और आपसे यही अपेक्षा है कि एक बार आप अपनी तैयारी को जो अंतिम रूप देना चाहते हैं वार्षिक परीक्षा के दृष्टिगत, उस तैयारी को अंतिम रूप देने के पहले आप एक बार पुनः इस पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट का अध्ययन करके और लिखित में आप देखते जाएं, कॉपी और पेन रखें और लिखते जाएं कि इस चैप्टर में मैंने इतना किया है, ये मेरा हो जाता है, इसमें मैं हर प्रश्न कर पा रहा हूँ। ये अपने आप को थोड़ा परीक्षण कीजिए, आत्म परीक्षण आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी कठिनाई का स्तर जो है आपको खुद को पता चलेगा और तब आप वो पूछ सकेंगे, हमसे बात कर सकेंगे और हम आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। हमें आप कोई प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्न तत्काल यदि हम आपसे शेयर नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, तो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, लेकिन करेंगे अवश्य, आपको इधर उधर घुमाएंगे नहीं इसमें। तो अवकलज के अनुप्रयोग में आप देख लें, सांतत्य तथा अवकलनीयता में आप देखें कि कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, तो इसमें हमको बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। समाकलनों के अनुप्रयोग पर आप केवल और केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना है और वो भी 6 नंबर का प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए आप कितनी मेहनत करेंगे ये भी तय होगा, क्योंकि समाकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो चैप्टर है उसको आप जब देखेंगे तो 6 नंबर के लायक कौन सा प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप जब ये देखेंगे तो आपकी तैयारी फिर स्पष्ट हो सकेगी कि मुझे ये प्रश्न करना है जो 6 नंबर के लायक है। अवकल समीकरण में भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर का प्रश्न, जिसमें अवकल समीकरण में तो कोटि और घात से संबंधित प्रश्न होता ही है 1 नंबर का एक, और 2 नंबर के प्रश्न में सामान्य एक प्रश्न दिया गया रहेगा जिसमें आपको अवकल समीकरण जो होगा उसका हल प्राप्त करना होगा, जो एक विशेष गुणधर्म पर आधारित होगा। तो ये दूसरे नंबर का जो 2 नंबर का प्रश्न होगा वो, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल एक प्रश्न है, और ये रैखिक अवकल समीकरण का भी हो सकता है प्रश्न और समघातीय अवकल समीकरण। जब आप समघातीय अवकल समीकरण के प्रश्न हल करेंगे तो आपको उसकी लंबाई काफी अधिक लंबाई नजर आएगी, तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न परीक्षा का प्रश्न नहीं हो सकता, तो फिर आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि रैखिक अवकल समीकरण ही हमारे लिए ज्यादा संभाव्य है और ज्यादा तर्कसंगत उस 4 नंबर के लायक, तो आप उसकी तैयारी अवश्य रखेंगे। तो ये प्रश्नों के संदर्भ में गणित के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने आज चर्चा की, और ये केवल ऐसे ही नहीं है, इसको एक बार आप खंगालें और अगली कक्षा जो शुरू होगी वो किसी एक टॉपिक को लेकर होगी, और आप दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहिए कि पीडीएफ भी आपको मिल सकता है पीपीटी के माध्यम से, और बोर्ड के माध्यम से लाइव क्लास भी आपकी संचालित होगी। तो उस दौरान आप हमसे बात भी करेंगे, चाहे पीपीटी के माध्यम से हम आपकी क्लास ले रहे हों, चाहे लाइव क्लास ले रहे हों, बात अवश्य करेंगे। प्रश्न यदि आपको पूछना है तो आप पूछेंगे, लेकिन बीच में नहीं करेंगे। मतलब आपको प्रश्न कोई यदि पूछना है या कोई कॉन्सेप्ट हमने आपसे करवाया और वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो आपको जो बात समझ में नहीं आई है वो बात आप पूछ सकेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम दें। इसमें और भी चीजें हैं, सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति, तो मूल उद्देश्य मेरा था कि आप एक नज़र ब्लूप्रिंट पर दें ताकि हम आगे की जो कक्षा है उसमें चीज़ों को ठीक ढंग से कर सकें, बेहतर ढंग से कर सकें। तो धन्यवाद, टेक केयर।